हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये यूपी डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का, उसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है प्रश्नकाल क्या होता है। तो प्रश्नकाल होता है प्रत्येक प्रश्न के सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल का जो घंटा होता है वो 11 से 12 बजे तक होता है। ये पॉलिटी का है, पॉलिटी में ये सब आता है। शून्यकाल क्या होता है। संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का समय या प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल आता है। क्वेश्चन आता है शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, तो इतना आप लिख देंगे वेरी शॉर्ट में, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो शून्यकाल होता है संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का समय या प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। सदन में विचार विमर्श के लिए तत्कालिक विषय से संबंधित प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। लेखानुदान क्या होता है। तो लेखानुदान जब सामान्य आय व्यय प्रस्ताव से पूर्व सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा लेखानुदान द्वारा ही सरकार के लिए अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराती है। तो ये तो हो गया लेखानुदान। लेखानुदान क्या हो गया, जब आय और व्यय का प्रस्ताव होने से पहले सरकार को अगर कोई धन की आवश्यकता होती है तो वो लोकसभा है जो लेखानुदान द्वारा ही सरकार के लिए धनराशि है जो उपलब्ध कराती है, इसे लेखानुदान कहा जाता है। फिर है विघटन। विघटन क्या होता है। सदन का विघटन मात्र लोकसभा में ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, सदन का विघटन लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है या दोनों में होता है, तो हमें लगाना है लोकसभा में होता है। तो संसद का विघटन मात्र लोकसभा में ही होता है। विघटन के पश्चात चुनाव द्वारा नई लोकसभा का गठन किया जाता है। विघटन करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्राप्त है। तो विघटन करने की शक्ति केवल किसको प्रदान है, राष्ट्रपति को। और ये किस अनुच्छेद में है, तो ये 85 है जो आर्टिकल, उसमें उसके जरिए है जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है ये शक्ति। तो ये इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, और किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। और किसके द्वारा विघटन होता है सदन का, तो ये लोकसभा के द्वारा, इसका याद रखिएगा। लोक लेखा समिति क्या होती है, इम्पोर्टेंट है। इस पर टिप्पणी करने को भी आता है डीएलएड में कि लोक लेखा समिति क्या होती है। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो ये 22 सदस्य वाला क्वेश्चन है, तो नॉर्मल कोई भी कंपटीशन होता है उसमें भी पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। अगर आप पेट का एग्ज़ाम दिए हों, टेट का एग्ज़ाम दिए हों, उनमें भी ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य हैं जो लोकसभा के तथा 7 सदस्य हैं राज्यसभा के होते हैं। टोटल होते हैं 22 और 15 होते हैं इसमें लोकसभा के सदस्य और 7 हो जाते हैं राज्यसभा के। विपक्ष के किसी सदस्य को इसमें शामिल किया जाता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य हो सकता है। लोक लेखा समिति होता है, उसका अध्यक्ष है जो विपक्ष का सदस्य हो सकता है। यह समिति भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परिवेदनों की जांच करता है। इसका कार्य क्या है, यह समिति भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा जो लेखा परिवेदन दिए जाते हैं उनकी ये जांच करता है। यह भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की राशियों के विनियोग को दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करता है कि कितना क्या खर्चा हुआ, कहाँ पे कहाँ पे क्या खर्चा हुआ, गवर्नमेंट ने कहाँ पे कितना पैसा खर्च गया, ये सब है जो लोक लेखा समिति इसकी जांच करता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य हैं जो राज्यसभा से आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें हो जाता है कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से कितने आते हैं, राज्यसभा से कितने आते हैं। अब है प्राक्कलन समिति। ये ऊपर वाली थी लोक लेखा समिति, अब ये है प्राक्कलन समिति। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और उसमें कितने थे, 15 आते हैं। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोक लेखा समिति थी उसमें लोकसभा के 15 थे, राज्यसभा के 7 थे। और प्राक्कलन समिति में है जो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा का सदस्य भाग नहीं लेता है। इम्पोर्टेंट है, प्राक्कलन समिति में क्वेश्चन जैसे आएगा राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो एक भी नहीं होता है। इसमें 30 होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका कार्य सरकारी व्यय को रोकना होता है।
जो सरकारी अपव्यय होता है, जो फिजूल खर्ची होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको रोकने का कार्य प्राक्कलन समिति करती है। फिर है अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, जैसे सिविल सेवाएं, जिसके सदस्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। पुनरावलोकन का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक है। इसके द्वारा किसी नियम के विशेष भाग को अनुपयुक्त घोषित किया जाता है, शेष भाग को उपयुक्त माना जा सकता है। अब देख लेंगे अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट कुछ भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन सकता है। इसको पेश करने की अनुमति के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अगर किसी के प्रति आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है। रखने की अनुमति मिलने पर 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा करना आवश्यक है। कितने दिन के भीतर उस पर चर्चा करना आवश्यक है? 10 दिन। इसको पास होने पर सरकार को त्यागपत्र देना होता है। अगर ये है जो पास हो गया तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब ये है उसमें इकोनॉमिक्स है जो DLED में थोड़ा सा दिया गया हुआ है, उसमें देख लेंगे। निर्धनता का दुष्चक्र भी है इसमें। तो रैगनर्स नर्क्स ने अल्प विकसित देशों का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया कि इनके आर्थिक विकास की समस्या का कारण स्वनिर्धनता है। यदि देश निर्धन होता है तो उसके निवासी भी निर्धन होंगे। यह ऐसा चक्र है जो निर्धनता में बना रहता है। तो निर्धनता का दुष्चक्र है, इतना ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और किसने दिया था? तो रैगनर नर्क्स ने दिया था। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। निर्धन देशों में प्रति व्यक्ति की आय का स्तर कम होने से पूंजी निर्माण भी नीचा होता है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कम है तो ऑब्वियस है वहाँ की पूंजी निर्माण भी कम ही रहेगी। उत्पादन क्षमता का विकास नहीं हो पाता वहाँ पर। उत्पादन, आय, रोजगार का स्तर भी नीचे रहता है। स्तर नीचे होने के कारण मांग का स्तर भी नीचा रहता है। पर्याप्त निवेश प्रेरित नहीं हो पाता वहाँ पर। उत्पादन क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। तो अगर कहीं पे ये निर्धनता का दुष्चक्र होता है तो यहाँ पे ये कारण उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्ति का दुष्चक्र क्या होता है? तो यहाँ पे ये बना देंगे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है, फिर लो लेवल ऑफ इनकम है, लो लेवल ऑफ सेविंग्स होगी, और जब सेविंग्स होगी तो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये चक्र चलता रहता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब है ग्रीन GNP क्या है? इम्पोर्टेंट है ये। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसके प्राकृतिक संसाधनों को शामिल कर लिया जाता है, ग्रीन GNP कहा जाता है। ग्रीन GNP क्या होगा? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसके प्राकृतिक संसाधनों को शामिल कर लिया जाता है तो ग्रीन GNP। ग्रीन से याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। फिर है व्यापार चक्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि नहीं पाई जाती है, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसको व्यापार चक्र कहा जाता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें आर्थिक गतिविधि नहीं पाई जाती है, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? व्यापार चक्र कहा जाता है। इसकी तेजी की अवस्था में उत्पादन, रोजगार, आय बढ़ती है, जबकि मंदी की अवस्था में घटती है। तो जब उत्पादन, रोजगार, आय कब बढ़ता है? जब ये तेजी की अवस्था में होता है, और मंदी की अवस्था में घट जाता है। मंदी में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है वेरी शॉर्ट में, चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी, जो मंदी में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। फिर ये विकसित देशों में जब समग्र मांग की कमी के कारण जब बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी जब किससे कहते हैं? जब विकसित देश होते हैं, जब समग्र मांग की कमी के कारण जब बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारियां विकसित देशों में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन जैसे बन सकता है, विकसित देशों में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी है। और विकासशील देशों में कैसी होती है? ये वाली जैसे चक्रीय है। भूमंडलीकरण देख लेंगे क्या है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ के जाइएगा। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ आदान प्रदान करने के लिए खोला जाता है, अर्थात तटकर एवं गैर तटकर अवरोधों को कम किया जाता है, विनिमय नियंत्रण हटाए जाते हैं तथा विदेशी पूंजी तकनीकी के आगमन को सुगम बनाया जाता है, अर्थव्यवस्था के साथ संगति बनाया जाता है। भारत में 1991 में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट में, भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो 1991 में शुरू की गई थी। और इसके कार्य क्या हैं भूमंडलीकरण के? तो इसके कार्य हो जाते हैं, आयातों एवं निर्यातों का नियंत्रण मुक्त किया गया। तो ये कार्य हो गया है कि आयातों एवं निर्यातों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया इसके द्वारा। तटकरों की दर कम की गई है, आयात प्रतिबंध हैं जो समाप्त कर दिए गए, अनेक क्षेत्रों में विदेशी पूंजी एवं तकनीकी की अनुमति दी गई, भारतीय कंपनियों को विदेशी पूंजी उगाने तथा निवेश की अनुमति दी गई है। विनिमय नियंत्रण क्या है, अब ये देख लेंगे। वह पद्धति जिसके अंतर्गत कानून बनाकर समस्त लेन देन का केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कर दिया गया है, उसे विनिमय नियंत्रण कहते हैं। यह एक पद्धति होती है जिसके अंतर्गत कानून बनाकर समस्त लेन देन की केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कर दिया, लेन देन हो जाता है जो पूरा, उसको केंद्रीय बैंक के अंतर्गत कर दिया जाता है। तो यह पद्धति कहलाती है विनिमय नियंत्रण। फेरा क्या है? फेरा क्या है? एक एक्ट है, एक्ट मतलब अधिगम है ये, और ये 1973 में फेरा आया था, ठीक है। और विदेशी मुद्रा के समस्त लेन देन को केंद्रीय बैंक के अधीन कर दिया गया इसके जरिए, फेरा के जरिए। इसकी आरबीआई की, इसमें है जो आरबीआई की होती है जिम्मेदारी। आरबीआई विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसके द्वारा निर्धारित संस्थाओं के द्वारा कर सकती है। तो फेरा एक अधिगम है, 1973 में इसका हुआ था गठन, मतलब बना था। विदेशी मुद्रा के समस्त लेन देन का केंद्रीय बैंक के अधीन कर दिया गया इसके जरिए। और इसकी आरबीआई की, ये जो लेन देन होता है वो इसकी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। आरबीआई विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसके द्वारा निर्धारित संस्थानों द्वारा कर सकती है। अब है फेमा। फेरा के बाद क्या हुआ? फेमा। और ये जो फेमा है, फेरा का है के बाद भी यही लागू हुआ था। फेरा के स्थान पर फेमा को लागू किया गया। फेमा एक उदारीकृत कानून है जिसमें विदेशी मुद्राओं से सामंजस्य बनाया गया है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 4 हैं। तो भारत में कितने विदेशी मुद्रा भंडार हैं? 4 हैं। जैसे एक अमेरिकी डॉलर है, सोना है, एसडीआर है और रिजर्व ट्रांस है। ये तो भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार हो गए 4, अमेरिकी डॉलर, सोना, एसडीआर और रिजर्व ट्रांस। तो यूपी डीएलएड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली थी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में और ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अगर आपको ये पता होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अपनी परीक्षा में ये पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।